हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10 इतिहास से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और 7 क्वेश्चन में से ही आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि नज़दीक है एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बस अब हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। अब खाद्य उपलब्धता पर जो तकनीक था, है ना, टेक्नोलॉजी था, उसको दिखाते हुए आपको क्या करना है ना, 2 उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। तो देखिए तकनीक ने खाद्य उपलब्धता को बहुत बढ़ाया, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी हम लोग टेक्नोलॉजी आते हैं तो उस वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, उससे काम बहुत आसान होता है ना। और इसको हम कोई भी अगर क्षेत्र में यूज़ करेंगे ना तो इससे हमारा फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो देखिए, तो ये उपलब्धता को बढ़ाया, ठीक है। रेलवेज और भाप जहाज़ों के विकास से अनाज और खाद्य पदार्थ एक एक देश से दूसरे देश तक जल्दी पहुंचने लगे, ठीक है ना। अब जैसे रेलवे का यूज़ हुआ, है ना, और भाप जहाज का यूज़ हुआ, तो जो खाद्य पदार्थ था, ठीक है ना, वो एक देश से दूसरे देश तक बहुत जल्दी समझ में मतलब जाने लगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले देखते थे कि जो नाव होते थे, है ना, उसमें बहुत टाइम लगता था, है ना, लेकिन अभी रेल चलने लगा। और भाप जहाज, और अभी तो एरोप्लेन में भी, तो उसमें जो सामान पहुंचाते हैं बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। इससे अकाल की स्थिति कम हो गई, है ना। अब इससे जो अकाल आने वाला था उसकी जो स्थिति है कम हो गई। रेफ्रिजरेशन तकनीक के कारण मांस, दूध और फल लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सके, है ना। आप लोग देखते होंगे कि मांस का पता नहीं है ना, लेकिन ये तो आपको ज़रूर पता होगा कि दूध को फ्रीज वगैरह में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जल्दी मतलब अगर उसको हम लोग रखेंगे ना तो जल्दी ख़राब नहीं हो जाएगा, समझ गए ना इस बात को। तो इसीलिए चलिए इसके बाद देखिए, इसके अलावा आधुनिक कृषि मशीनों और उन्नत बीजों से उत्पादन बढ़ा, है ना। अब देखिए जो अभी के टाइम में मशीन आ रहा है नया नया, है ना, और जो हाइब्रिड हम लोग बीज लगा रहे हैं, इससे कि हमारा जो खेती हो रहा है वो और ज़्यादा तेज़ी से, है ना, और बढ़िया हो रहा है। इन तकनीकों से भोजन सस्ता, सुरक्षित और अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ, है ना। 2 बता दिए कि एक हम लोग भाप रेलवे वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है, और दूसरा रेफ्रिजरेशन, समझ गए ना। और यहाँ पर देखिए जो है उन्नत बीज वगैरह, है ना, आधुनिक टेक्नोलॉजी अगर हम लोग खेती वगैरह में यूज़ करेंगे तो ये सब से हमारा क्या होगा, खाद्य पदार्थ का जो मात्रा है ना, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसलों के प्रभाव की व्याख्या करें, है ना। जो कॉर्न लॉ आया था उसको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के फैसलों के प्रभाव, है ना, उसका जो प्रभाव था उसका ही हमको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो देखिए कॉर्न लॉ समाप्त होने से ब्रिटेन में विदेशी देशों से सस्ता अनाज आयात होने लगा। अब जैसे ही कॉर्न लॉ ख़त्म हो गया ना तो उससे देखिए ब्रिटेन में जो था ना विदेशी देशों से जो भी सामान आता था वो क्या हो गया, सस्ता आयात होने लगा। इससे मजदूरों को सस्ता भोजन मिला, है ना। अब वहाँ पर जो मजदूर लोग थे, है ना, लेबर लोग जो काम करते थे, उनको खाना क्या मिलने लगा, सस्ता मिलने लगा, और उनका जीवन स्तर सुधरा, ठीक है ना। अब इससे उनका क्या हुआ, जीवन सुधर गया। औद्योगिकता देखिए उद्योगपतियों को भी लाभ हुआ, है ना। अब उद्योगपति यानी कि बिजनेसमैन जितने भी थे उन लोगों को क्या हुआ, इससे फायदा हुआ, क्योंकि मजदूरी कम रखी जा सकी, समझ गए। अब फायदा होगा तो देखिए अगर कोई भी सामान का रेट घट रहा है ना तो सबके लिए घट रहा है, समझ गए। तो इन लोग को भी फायदा हुआ, ठीक है। आसानी से सस्ता में मजदूर मिल रहा है इन लोग को, ठीक है ना। चलिए लेकिन ब्रिटिश किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर बात करेंगे ब्रिटिश किसान तो उन लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि वे सस्ते आयातित अनाज से
प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, समझ गए ना। अब उनको क्या हुआ ना, नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि जो ब्रिटिश किसान थे ना, वो सस्ता जो वहाँ पर सामान आ रहा था सस्ता, उन लोगों से मुकाबला नहीं कर पाए। इससे क्या हुआ कि उन लोगों का नुकसान हो गया। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि कहीं पे 3 रुपया का हम खर्चा किए, ठीक है, तो उससे मेरा 5 रुपया कम से कम होगा तब ना फ़ायदा होगा। लेकिन क्या हुआ कि जो एक और व्यक्ति है ना, वो यहाँ पर बेच रहा है 3 ही रुपया में, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो यही है कि ब्रिटिश जो किसान था उन लोग सरवाइव नहीं कर पाया। इस फैसलों से मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला, समझ गए। जो ऐसे वैसे व्यापार करते थे उनको फ़ायदा मिल गया इससे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, रोलेट एक्ट क्या था, ठीक है ना। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोलेट एक्ट आखिर है क्या, और गांधी जी ने इसका जो विरोध था, ठीक है ना, क्या था विरोध, वो किस प्रकार किया, ठीक है। तो दो ही चीज़ यहाँ पर आपको देखना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक दमनकारी कानून था, समझ गए। ये जो रोलेट एक्ट है ना, ब्रिटिश सरकार ने बनाया है ना, और ये दमनकारी मतलब बहुत बेकार कानून था भारतीय लोगों के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था, है ना। मतलब सीधे आप पे शक हुआ, सीधे आपको उठा करके लेके चल जाएगा, इसमें कोई सुनवाई नहीं, समझ गए। तो गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण बताया। गांधी जी ने क्या किया, इसको अन्यायपूर्ण बताया, यानी कि इसका विरोध किया, इसको बोला कि ये ठीक नहीं है, और इसके विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह शुरू किया। और इसके लिए क्या किया उन्होंने, सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने हड़ताल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और उपवास का आह्वान किया, समझ गए। देखो इन्होंने विरोध तो किया लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, समझ गए, उपवास का आह्वान किया, यानी कि ये बोले कि भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, नहीं खाएंगे खाना, समझ गए। जब आंदोलन हिंसक हो गया, लेकिन देखिए इनका मोटो देखिए, जब आंदोलन हिंसक हो गया ना, यानी कि लोग मारने काटने पे आ गए, तो गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी अहिंसा को नहीं मानते थे, सॉरी, हाँ अहिंसा को मानते थे, है ना, हिंसा नहीं करना चाहते थे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, समझ गए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे जो भारत का औद्योगिक उत्पादन था ना, वो किस प्रकार से बढ़ा था, है ना, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था, समझ गए। ये बढ़ा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटेन था, है ना, वो लोग युद्ध में क्या क्या हो गया, बिजी हो गए, और भारत को तैयार माल भेजना कम हो गया, है ना। अब पहले वो लोग बिजी हो गए तो वहाँ पर भारत को वो लोग सामान नहीं भेज पाए, ठीक है ना। इससे भारतीय उत्पादनों को अवसर मिला, समझ गए ना। इससे क्या हुआ, जब उन लोग बिजी हो गए तो भारत को अवसर मिला, ठीक है ना। अवसर क्या मिला कि ये लोग अपना सामान बनाएंगे। भारतीय कारखानों को सेना के लिए कपड़ा, हथियार और अन्य सामान बनाने का आदेश मिला, समझ गए ना, आदेश मिला यहाँ पर, ठीक है, आदेश मिला। देखिए अब जब उन लोग बिजी हो गया तो अब ये लोग क्या करेगा, भारतीय जो कारखाना था ना, वहाँ पर सेना के लिए कपड़ा बनाना है, हथियार बनाना है, बाकी अन्य सामान जो इनको चाहिए, समझ गए। अब देखिए नए नए उद्योग स्थापित हुए, है ना, नया नया जो उद्योग है ना, जो बिजनेस है वो लगा, और पुराने उद्योग का विस्तार हुआ, है ना। पुराने जो बिजनेस थे वो बढ़े, ठीक है। इस प्रकार युद्ध ने भारत के औद्योगिक विकास की गति दी, है ना, भारत के औद्योगिक विकास को क्या दिया, गति दिया। तो समझ गया ना, जो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे क्या था, जो ब्रिटेन था, समझ गया ना, ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन हो गया बिजी, ब्रिटेन क्या हो गया बिजी। अब जब वो बिजी हो गया तो यहाँ पर जो भारत के यहाँ पर उद्योग था, भारत का जो उद्योग था उसको क्या मिला, एक बूस्ट मिला। इससे क्या हुआ, ये लोग अपना बढ़ाने लगा, समझ गए। चलिए अब देखिए 5वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूरत बंदरगाह, ठीक है ना। सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी तक हाशियों पर क्यों पहुंच गया था, 3 कारण बताइए, है ना।
देखिए यहाँ पर जो हाशियो बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या होना कि वैल्यू है ना, किसी भी चीज़ का क्या होना, वैल्यू जो है, वैल्यू क्या हो गया, घट जाना, ठीक है ना, वैल्यू घट जाना। तो इसका जो वैल्यू है वो क्यों घट गया, उस चीज़ के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। तो देखिए 18वीं सदी तक सूरत बंदरगाह का महत्व कम हो गया, है ना, कम हो गया। क्यों? पहला कारण है ना, 3 कारण बोला ना, तो पहला कारण बॉम्बे बंदरगाह का तेजी से विकास हुआ, समझ गए ना। देखिए जब भी आपको कम वैल्यू मिलने लगे, समझ गए ना, इसका मतलब समझ जाइएगा कि कोई सेकंड व्यक्ति आ चुका है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए पहला कारण ये था कि बॉम्बे बंदरगाह का तेजी से विकास हो गया, यानी कि बॉम्बे में और एक बंदरगाह बन गया, तो इसका वैल्यू जो है घटेगा ना, और नया चीज़ों में लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, समझ गए। दूसरा कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक केंद्र बॉम्बे में स्थापित कर लिया था, है ना। अब व्यापारिक केंद्र समझ गए ना, अब बंदरगाह अब में नहीं रखा, कहाँ रखा, वहीं पे क्या बोलते हैं, बॉम्बे में ही, वहाँ पर वो लोग ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर पहले सूरत में हुआ करता था, अब बॉम्बे में होने लगा, तो फिर वही वहीं में इसका वैल्यू घट गया, समझ गए। दूसरा, पहला कारण बता दिए, दूसरा कारण बता दिए। अब तीसरा कारण सूरत में आधुनिक जहाज़ों और बंदरगाह सुविधाओं की कमी हुई, समझ गए। क्या हुआ कि आधुनिक जो नया नया जहाज है उसका कमी हो गया, है ना, और सुविधा ही कम कर दिया, तो अब वैल्यू घटेगा ही ना भाई। इन कारणों से सूरत धीरे धीरे हाशिए पर चल गया, है ना। इसी कारण जो सूरत बंदरगाह था उसका जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, जो 6 नंबर वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 17वीं शताब्दी है ना में यूरोप शहर के सौदागर, है ना, गांव के किसानों और कारीगरों से काम क्यों करवाने लगे, समझ गए ना। जो 17वीं शताब्दी है उस टाइम पे जो यूरोप था, है ना, जो यूरोप के शहर के जो सौदागर थे, गांव के किसानों और कारीगर को काम क्यों करवाने लगे, इसका आपको कारण बताना है, समझ गए। देखिए 17वीं शताब्दी में यूरोपीय सौदागर गांव के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, क्योंकि शहर में गिल्ड प्रणाली के नियम बहुत कठोर थे। काम क्यों करवाने लगे, क्योंकि जो शहर में था ना, गिल्ड प्रणाली का जो नियम था वो बहुत ज़्यादा कठोर था, है ना। और अब देखिए कठोर था तो ये लोग क्या किया, गांव में मजदूरी सस्ती थी, है ना, वहां पर तो कठोर था लेकिन गांव में क्या था, मजदूरी सस्ती, समझ गए। क्यों? क्योंकि गांव में जो लोग थे ऐसे ही खाली बैठते हैं, तो उन लोग काम करेंगे तो उन लोग को कम भी पैसा देंगे तो चलेगा, ठीक है। और कारीगर आसानी से कारीगर आसानी से उपलब्ध थे, है ना। अब सस्ती भी थी, और कारीगर आर्टिस्टियन जो वहाँ पर लोग हैं, आर्ट वगैरह जो बनाएंगे, जैसे कि कोई भी कला सीखे हैं, है ना, स्किल सीखे हैं, जो काम सीखेंगे, वो लोग यहाँ पर आसानी से उपलब्ध थे, समझ गए, आसानी से अवेलेबल थे। इसके अलावा सौदागर उत्पादन का पूरा नियंत्रण रख सकते थे, है ना। अब इसके अलावा क्या था, जो भी सौदागर था, है ना, जो भी सौदागर है वहां पर उत्पादन कर रहा है उसका पूरा कंट्रोल रख सकता था। इससे उत्पादन लागत कम हुई, है ना। अब क्या हुआ, जो भी उन लोग बना रहा है चीज, उसका जो खर्चा है कम हुआ और मुनाफा बढ़ गया, खर्चा कम मुनाफा बढ़ गया, इसीलिए ना गांव में ये लोग ऐसा कर रहा है। इसी प्रणाली को ग्रामीण उद्योग कहा गया, और ये जो प्रणाली है इसी को क्या कहा गया, ग्रामीण उद्योग, समझ गए। अब देखिए इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, वीटो का क्या तात्पर्य है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, वीटो का तात्पर्य बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए वीटो का अर्थ है किसी प्रस्ताव या निर्णय को रोकने का अधिकार, है ना। अब वीटो का अगर कोई अर्थ पूछेगा तो क्या लिखना है, कोई भी प्रस्ताव या निर्णय को रोकने का अधिकार ही वीटो कहलाता है, समझ गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को ये अधिकार प्राप्त है ना। अब ये जो प्रस्ताव या निर्णय को रोकने का अधिकार किसको है, जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होंगे ना उनको ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में अमेरिका
के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुई थी। अब अगर इसको बोलेंगे कि इसको ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्यों कहा जाता है, तो अरे भैया 1944 ईस्वी में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसको ब्रिटेन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई, इसीलिए इसको ब्रिटेन वुड कहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम बना दिए, ठीक है ना, बता दिया आपको। लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, तो सीधी बात आपको 9835520827 ठीक है ना, इस पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज कीजिएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। इतनी बात आप क्या करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, आपको सीधा नोट्स मिल जाएगा, समझे। चलिए।